हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टुडे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बीए सेकेंड ईयर का थर्ड सेमेस्टर का जो पेपर है, एंशिएंट हिस्ट्री का जो पेपर है, उस पेपर का नाम है उत्तर भारत का राजनीतिक इतिहास 647 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक। यानी कि बीए सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर का एंशिएंट हिस्ट्री का सब्जेक्ट जो थर्ड सेमेस्टर का पेपर है, उस पेपर का नाम है उत्तर भारत का राजनीतिक इतिहास 647 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक, यानी पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ इंडिया। इस पेपर में टोटल 8 यूनिट दी गई है और 8 यूनिट को हम एक एक वीडियो में कंप्लीट अध्ययन किए हैं। फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो में हम यूनिट नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। यूनिट 5 में हमें त्रिपक्षीय संघर्ष के विषय में पढ़ना है। इससे पहले हमने क्या क्या अध्ययन किया है तो देख लेते हैं। इससे पहले हमने यूनिट 1 को कंप्लीट डिस्कस किया है, जिसमें हमने उत्तर भारत के राजनीतिक स्रोतों के विषय में हमने जितने भी राजवंश हुए हैं उत्तर भारत में 647 से 1200 ईस्वी तक, उनके विषय में जानने के कौन कौन से साहित्यिक स्रोत थे, पुरातात्विक स्रोत थे, या फिर जो भी साहित्यिक स्रोत थे या जो कुछ भी जानने के स्रोत थे, उनके विषय में डिटेल से अध्ययन किया। उसके बाद यूनिट 2 में कन्नौज के शासक यशोवर्मन के विषय में पढ़ा। उसके बाद इसी के राजपूतों की उत्पत्ति यूनिट 2 में ही पढ़ा। यूनिट 3 में गुर्जर प्रतिहार वंश के विषय में पढ़ा। यूनिट 4 में हमने पाल वंश के विषय में पढ़ा और यूनिट 5 में हमने राष्ट्रकूट वंश के विषय में पढ़ा। और आज के इस वीडियो में हम यूनिट 5 का ही त्रिपक्षीय संघर्ष के विषय में पढ़ूंगा। देखिए, त्रिपक्षीय संघर्ष जो है ये 3 वंशों के मध्य हुआ था। इन्हीं जो शासक हैं, इनके बीच में जो संघर्ष हुआ लगभग 300 वर्षों तक हुआ। 200 से 300 वर्षों तक संघर्ष जो चला, इसी संघर्ष के विषय में हम डिटेल से अध्ययन करेंगे, जो कुछ भी पॉइंट है। तो अगर आप सभी इन सभी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो क्या करेंगे, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर आपको एक प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी और आप उस प्लेलिस्ट के लिंक पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे उस प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस बहुत ही व्यवस्थित क्रम में यूनिट बाय यूनिट आपको देखने को मिल जाएगी। उस प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं जो भी आपको यूजफुल वीडियोस लगे। ठीक है, तो आप उन सभी वीडियोस को देख लेना। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें हम एक तरीके से त्रिकोणीय संघर्ष या त्रिपक्षीय संघर्ष के विषय में पढ़ेंगे। तो इसमें देखिए, त्रिकोणीय संघर्ष इसको या फिर कहें हम त्रिपक्षीय संघर्ष, तो कोई एक ही चीज है। तो इसमें हम देखते हैं, देखिए सबसे पहले देखते हैं 8वीं शताब्दी से 10वीं शताब्दी तक प्रतिहार वंश, पाल वंश और राष्ट्रकूट वंश में ये शक्ति प्रधान को लेकर, अपनी अपनी शक्ति प्रभुत्व के लिए, उसकी प्रधानता के लिए ये बड़े भयंकर आपसी संघर्ष चलते रहे। देखिए, प्रतिहार जो थे, प्रतिहार इन क्षेत्रों में थे। ठीक है, इन क्षेत्रों में प्रतिहार थे, और जो राष्ट्रकूट थे वो इन क्षेत्रों में थे। ठीक है, दक्षिण की ओर थे। और पाल जो थे पूर्वी साइड, पूर्वी बंगाल क्षेत्र की ओर थे यहाँ पर। तो इधर से पाल वंश ने, यहाँ पर देखिए ये एक कन्नौज का क्षेत्र था, इसको हम कान्यकुब्ज के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? कान्यकुब्ज यानी कि के नाम से भी जानते हैं। तो ये क्षेत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट था एक राजनीतिक दृष्टि से, क्योंकि यहाँ पर जिसने अधिकार किया, एक तरीके से वो संपूर्ण भारत पर अधिकार कर सकता था। तो इसलिए इस दृष्टि से भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान हो जाता था। साथ ही साथ ये दो नदियों यानी कि गंगा और यमुना के बीच के जो उपजाऊ क्षेत्र था, ये कृषि के लिए बड़ा महत्वपूर्ण था। इसलिए ये इसके लिए भी राजवंशों ने अपने राज्य में शामिल करने की कोशिश की। तो इस तरीके से कई सारे दृष्टिकोण थे, जिन कारणों से हर एक शासक चाहता था कि हम इस पर अपने राज्य में इसको क्षेत्र विस्तार करके उसे शामिल करें। तो इस कारण ये संघर्ष काफी लंबे समय तक चलता रहा। लगभग 200 वर्षों तक कड़ा संघर्ष चला। और इसमें जो कि कन्नौज था, एक तरीके से कन्नौज जो क्षेत्र है, कन्नौज वो एक शक्ति का केंद्र था, राजनीतिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था। तो चलिए अब हम देखते हैं इसके विषय में कि कौन कौन से वंश थे और किन किन क्रमों में कौन किसको हराया और कौन किनको पराजित किया, सारी चीजें हम देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन से वंश हुए। तो देखिए, वंश में हम बात करें तो एक प्रतिहार वंश हुए, पाल वंश और राष्ट्रकूट, इन्हीं तीनों के मध्य यह संघर्ष हुआ था। प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट याद होगा। अब देखिए, जब शुरुआती स्टेज में जो प्रारंभिक आक्रमण हुए, प्रारंभिक संघर्ष, उस समय इसके जो प्रतिहार वंश के जो संस्थापक कौन थे? नागभट्ट प्रथम थे। पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे और राष्ट्रकूट के वंश के संस्थापक दंती दुर्ग थे। इन्होंने अपनी राजधानी मान्यखेड़ बनाई थी। गोपाल ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया और नागभट्ट प्रथम ने उज्जैन को अपनी राजधानी बनाया था। तो इस तरीके से हमने तीनों वंशों के विषय में, हमने इसके संस्थापक और उसकी राजधानी के विषय में थोड़ा हमने संक्षिप्त में देखा। अब हम देखते हैं संघर्ष के विषय में कि जो संघर्ष हुए किस तरीके से प्रारंभ हुए। तो देखो, पाल, राष्ट्रकूटों और प्रतिहारों के बीच हुए त्रिकोणीय संघर्ष की मुख्य घटनाओं का वर्णन अब हम शुरू करते हैं। एक एक घटनाओं को स्टेप बाय स्टेप हम सारी चीजें देखते जाएंगे, कौन कैसे संघर्ष होता गया, किन वंश से, कौन से शासक का किन वंश पर आक्रमण हुआ, तो सब कुछ हम देखेंगे, कौन किसको पराजित करा। तो सबसे पहले हम देखते हैं त्रिराज्य संघर्ष का प्रारंभ कैसे होता है, त्रिपक्षीय संघर्ष का प्रारंभ कैसे होता है। तो सबसे पहले क्या होता है, 783 ईस्वी में। कब? 783 ईस्वी में पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के मध्य संघर्ष की ये इस चीज को लेकर होड़ हो चुकी थी। एक तरीके से हर कोई इस पर स्थापना करना चाहता था, क्योंकि इससे पहले कौन थे? इससे पहले कन्नौज के शासक यशोवर्मन 750 तक शासन किया, ललितादित्य वगैरह इन्होंने शासन किया। बट उसके बाद यहाँ पर प्रतिहार, पाल और एक तरीके से प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूटों ने शासन करना चाहा कन्नौज पर।
तो उसी के विषय में देखें तो सबसे पहले प्रतिहार शासकों ने क्या किया, कन्नौज पर आक्रमण कर दिया। इसी कन्नौज पर प्रतिहार शासक ने सबसे पहले आक्रमण किया। और यहां पर देखा जाए कन्नौज के जो सबसे पहले जो वहां के वर्तमान शासक थे उस समय, वो कौन थे, वो आयुध वंश के, उनके नाम था, जो आयुध वंश के थे उन राजा का नाम था इंद्रायुध। क्या था, इंद्रायुध। तो उनको पराजित कर देते हैं। जो प्रतिहार शासक वत्सराज थे उन्होंने कन्नौज पर आक्रमण किया और आक्रमण करके इंद्रायुध को पराजित कर देते हैं। और पराजित करने के बाद इन्होंने इंद्रायुध जो होते हैं वत्सराज की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं और उन्हीं के सामंत के रूप में काम करने लगते हैं। तो आगे क्या होता है, फिर उसके बाद क्या होता है, प्रतिहार शासकों ने पूर्वी साइड यानी कि पूर्वी भारत के साइड, पूर्वी बंगाल क्षेत्रों में भी अपने क्षेत्र विस्तार के लेकर उन्होंने पाल वंश पर भी आक्रमण कर दिया। जब उन्होंने पाल वंश पर आक्रमण किया तो धर्मपाल वहां के शासक थे, पाल वंश के शासक धर्मपाल वहां के शासक थे, तो उनको भी पराजित कर दिया। वत्सराज और धर्मपाल पर युद्ध हुआ। किसने युद्ध किया, वत्सराज ने युद्ध किया धर्मपाल पर, लेकिन इसमें पराजित हो जाते हैं धर्मपाल। ठीक है, तो ये दो चीजें हमने देखी। अब अगला जो होता है, इन चीजों को फायदा उठाता है राष्ट्रकूट वंश, क्योंकि यहाँ पर आपसी प्रतिशोध हो रहा था। धर्मपाल इन पर, यानी कि इनमें आपसी प्रतिरोध की भावना हो गई, इनमें लड़ाई की भावना हो गई। वत्सराज प्रतिहार में कोई मित्रता की भाव नहीं थे, आपसी संघर्ष चल रहे थे। इसी चीज का फायदा उठाता है राष्ट्रकूट। अब यहीं पर आक्रमण करेगा राष्ट्रकूट। आगे हम देखते हैं। तो यहां पर देखिए उसके बाद क्या करता है, राष्ट्रकूट शासक, उस समय का जो राष्ट्रकूट शासक होता है ध्रुव, तो राष्ट्रकूट शासक ध्रुव ने क्या किया, युद्ध कर दिया किस पर, प्रतिहार शासक वत्सराज पर। ठीक है, वत्सराज पर जब करता है तो इसके दो कारण थे। एक तो पहली चीज, सत्ता स्थापित करना चाहता था ध्रुव, क्योंकि ये आपसी संघर्ष कर रहे थे तो इससे काफी कमजोर भी हो रहे थे। तो इन्होंने उसका फायदा उठाकर सत्ता की प्राप्ति के लिए इन्होंने आक्रमण कर दिया वत्सराज पर। और दूसरा एक ये भी मुख्य कारण है, क्योंकि राष्ट्रकूटों के जो गृह युद्ध हुए थे उनमें ध्रुव के विरुद्ध गोविंद की सहायता की थी। किसने, वत्सराज ने। तो ध्रुव के विरुद्ध इन्होंने गोविंद की सहायता कर दी थी। इसी प्रतिशोध के कारण ध्रुव ने प्रतिहारों पर आक्रमण कर दिया और उनको पराजित कर देते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो ये हमने देख लिया। तो राष्ट्रकूटों के गृह युद्ध में ध्रुव के विरुद्ध गोविंद की सहायता की थी वत्सराज ने। इस कारण से भी युद्ध का ये देखा गया कि इस कारण से भी इन्होंने युद्ध किया होगा। आगे हम देखते हैं, प्रतिहारों और पालों की प्रतिद्वंदता से लाभ उठाकर ध्रुव ने उत्तर भारत की ओर अभियान किया था। तो ये मुख्य कारण जो है, ये राष्ट्रकूट ने किन कारणों से युद्ध किया, तो मुख्य यही कारण रहे होंगे। आगे हम देखते हैं, प्रतिहारों से जब इन्होंने राष्ट्रकूट शासक ध्रुव ने जब प्रतिहार शासक वत्सराज को पराजित कर दिया, तो इन्होंने पूर्वी क्षेत्र जो बंगाल क्षेत्र थे उसके शासक ध्रुव थे, तो वहां पर उन पर भी आक्रमण कर देते हैं। तो राष्ट्रकूट ध्रुव जो थे, जो उन्होंने धर्मपाल पर आक्रमण किया और धर्मपाल को भी एक तरीके से पराजित कर देते हैं, उन्हें भी पराजित कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है, राष्ट्रकूटों ने अपने साम्राज्य में जीत तो लिया इस क्षेत्रों को, बट उन्होंने क्या किया, इन क्षेत्रों को कभी अपने राज्य में मिलाया नहीं, बल्कि उन प्रदेशों पर अपने सामंतों को स्थापित कर देते थे और वे दक्षिण अपने राज्य वापस चले आते थे। तो वापस चले जाते थे और इसके कारण वहां पर जो शासक होते थे उनको पुनः धर्मपाल या फिर प्रतिहार शासक उन्हें पराजित करके अपने राज्य को स्थापित कर लेते थे, पुनः प्राप्त कर लेते थे। तो इस सब के जो अगर देखा जाए ये सब जानकारियां कहां से मिलती हैं, तो इसकी जानकारी जो है बादल अभिलेख से मिलती है। बादल अभिलेख, किस अभिलेख से, बादल अभिलेख। इसमें कहा गया है कि कन्नौज जो है, जो गंगा और यमुना के दोआब संगम का क्षेत्र है, वो का क्षेत्र दो नदियों के बीच स्थित एक उपजाऊ क्षेत्र था तथा उत्तर भारत की शक्ति का केंद्र था, जो राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं से परिपूर्ण था। ठीक है, तो ये चीजें हैं और इस बादल अभिलेख में इन चीजों की जानकारियां मिलती हैं। आगे हम और चीजें देखते हैं। इसी जो त्रिकोणीय संघर्ष हुआ, त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ, इसमें हम देखते हैं। अगला जो हुआ, प्रतिहार शासक अब आते हैं नागभट्ट द्वितीय। प्रतिहार के शासक अब नागभट्ट द्वितीय आ चुके होते। अभी तक वत्सराज थे, अब लेकिन वत्सराज की मृत्यु हो चुकी है, अब आगे नागभट्ट द्वितीय। उसके बाद पाल शासक अभी भी धर्मपाल ही हैं, क्योंकि धर्मपाल का जो शासनकाल था वो एक तरीके से 770 से 810 ईस्वी तक था, जो कि त्रिपक्षीय संघर्ष में उन्होंने हिस्सा लिया था। उसके बाद इसमें हम देखें, धर्मपाल थे और राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय का संघर्ष हुआ। तो नागभट्ट द्वितीय जो हुए, उनका शासनकाल कब था, एक तरीके से 800 से 833 ईस्वी तक था इनका। तो इन्हीं जो ये एक तरीके से उस समय के शासक थे, नागभट्ट द्वितीय, धर्मपाल और राष्ट्रकूट के शासक गोविंद तृतीय, इनमें आपसी संघर्ष हुआ। ध्रुव ने क्या किया, एक तरीके से ध्रुव जब वापस चले गए थे, चूंकि यहाँ पर जीत कर वापस चले गए थे, दक्षिण में लौट गया था और 793 ईस्वी में ध्रुव की मृत्यु हो जाती है। जब ध्रुव की मृत्यु हो गई तब सभी पुनः अपने क्षेत्रों को अधिकार में कर लेते। प्रतिहार के जो राज्य क्षेत्र थे वो अपने अधिकार में ले लेते हैं और ध्रुव के जो क्षेत्र थे वो अपने अधिकार में ले लेते हैं। तो जब ऐसा हुआ तो उसके बाद क्या हुआ कि पाल शासक धर्मपाल जो होता है, उन्होंने युद्ध किया, क्या किया,
यहाँ इंदिरा युद्ध पर युद्ध कर देते हैं, जो कि कन्नौज के शासक थे। तो जो ये प्रतिहार सामंत थे, जो कि प्रतिहार सामंत थे, इन पर आक्रमण करके कन्नौज के शासक इंदिरा युद्ध को पराजित कर देते हैं धर्मपाल। और जैसे ही धर्मपाल को पराजित करते हैं, ये धर्मपाल जो इंदिरा युद्ध को पराजित कर देते हैं, उसके बाद क्या होता है, अपने सामंत कन्नौज का एक नया शासक जो कि धर्मपाल का सामंत था, उसको सिंहासन पर बैठाते हैं। उसका नाम था चक्रायुद्ध, जो कि पाल सामंत एक तरीके से था। उसके बाद क्या होता है, 805 ईस्वी में वत्सराज की मृत्यु हो गई। 805 ईस्वी में वत्सराज की भी मृत्यु हो गई। तो उसके बाद क्या होता है, अब यहाँ पर प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय आएगा। तो आगे हम अब देखते हैं, आगे जो घटनाएं हुई हैं उसके विषय में हम देखते हैं। तो यहाँ पर देख लिया हमने कि धर्मपाल जो है इंदिरा युद्ध को पराजित कर देता है, और इंदिरा युद्ध को पराजित करके यहाँ पर चक्रा युद्ध को बैठा देता है, जो कि पाल सामंत था। उसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद देखते हैं प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय जो हुआ, उसने क्या किया, युद्ध कर दिया। ये सब चीज देखकर वो नागभट्ट द्वितीय बहुत ही क्रोधित हुए। तो उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने चक्रा युद्ध पर आक्रमण कर दिया। तो जैसे ही चक्रा युद्ध पर आक्रमण किया, चक्रा युद्ध हो गए पराजित, क्योंकि पराजित हो गए। अब जब पराजित हुए तो एक तरीके से यहाँ पर पराजित हो गए। उसके बाद क्या होता है, प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय यहाँ तक नहीं रुकते, उसके बाद उन्होंने पाल शासक धर्मपाल पर आक्रमण कर देते हैं। और जैसे ही धर्मपाल पर आक्रमण करते हैं, धर्मपाल भी पराजित हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, सबसे पहले यहाँ पर धर्मपाल ने कन्नौज पर आक्रमण किया और इंदिरा युद्ध को पराजित कर वहां पर चक्रा युद्ध को बैठा देते हैं। जैसे ही चक्रा युद्ध बैठा, एक तरीके से यहाँ पर चक्रा युद्ध शासक बना, उसके बाद नागभट्ट द्वितीय ने उस पर आक्रमण कर दिया। नागभट्ट द्वितीय ने आक्रमण जब किया तो चक्रा युद्ध पराजित हो गया। उसके बाद नागभट्ट द्वितीय ने पाल शासक धर्मपाल पर भी आक्रमण किया और पाल यानी धर्मपाल भी पराजित हो जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं इसकी जानकारियां कहां पर मिलती हैं, तो ग्वालियर अभिलेख में इसकी जानकारी मिलती है इन सभी युद्धों के विषय में। इसी समय दक्षिण भारत के राष्ट्रकूटों ने आक्रमण कर दिया। इसी समय दक्षिण भारत के राष्ट्रकूटों ने भी आक्रमण किया कन्नौज पर सत्ता प्राप्त करने के लिए। तो उन्होंने सबसे पहले किस पर आक्रमण किया, प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय पर, क्योंकि यही विजित हुए थे, यहीं पर जीते थे, तो इन्हीं पर आक्रमण कर दिया। तो गोविंद तृतीय ने किस पर आक्रमण किया, प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय पर आक्रमण कर देते हैं और यहां पर पराजित हो जाते हैं नागभट्ट द्वितीय हार चुके इस समय। उसके बाद क्या होता है, इसके बाद पाल शासक धर्मपाल एवं कन्नौज के शासक चक्रायुद्ध जो थे, उन दोनों पर ने एक तरीके से स्वयं ही इस डर से एक तरीके से गोविंद तृतीय की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि जैसे ही प्रतिहार शासक पर नागभट्ट द्वितीय पर आक्रमण किया और पराजित हो जाते हैं, तो इन लोगों ने, इनके पाल शासक धर्मपाल और कन्नौज के शासक चक्रायुद्ध ने स्वयं ही गोविंद तृतीय की अधीनता को स्वीकार कर लेते हैं। इसके बाद गोविंद तृतीय वापस लौट जाता है दक्षिण की साइड अपने राज्य में, और जिससे क्या होता है, नागभट्ट द्वितीय ने अपनी एक तरीके से खोई साख जो क्षेत्र है उसके पुनः प्राप्त कर लिया और एक तरीके से पुनः शक्तिशाली बन गया जो था। गोविंद जो एक तरीके से नागभट्ट द्वितीय था, पुनः अपने राज्यवंश की स्थापना कर लेता है, एक तरीके से उसको पुनः व्यवस्थित करके एक शक्तिशाली राजा के रूप में पुनः स्थापित हो जाता है। उसके बाद देखते हैं प्रतिहार शासक द्वितीय ने, नागभट्ट द्वितीय ने पुनः जो क्या किया, पाल शासक धर्मपाल पर आक्रमण कर देता है। और जैसे ही युद्ध करता है उसमें प्रतिहार शासकों ने पाल शासक धर्मपाल को पराजित कर देते हैं। धर्मपाल यहाँ पर पुनः पराजित हो जाते हैं और धर्मपाल ने नागभट्ट द्वितीय को कन्नौज का शासक स्वीकार कर लेते हैं। जो धर्मपाल होते हैं वो नागभट्ट द्वितीय को कन्नौज का शासक एक तरीके से स्वीकार कर लेते हैं और यहीं पर कन्नौज ने जीत प्राप्त कर ली एक तरीके से, और उन्होंने अपनी राजधानी कन्नौज को बना ली थी यहीं पर। तो याद रखना, नागभट्ट द्वितीय ने ही अपनी राजधानी कन्नौज को बनाई थी। आगे हम देखते हैं पाल शासक देवपाल तथा प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय और उनके उत्तराधिकारी जो उनके बाद के जो शासक हुए उनके विषय में हम देखते हैं। तो देवपाल, प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय और उनके उत्तराधिकारी के विषय में। धर्मपाल की मृत्यु जब हो जाती है, उसके बाद क्या होता है, धर्मपाल की मृत्यु हो जाती है। बाद में क्या होता है, देवपाल शासक आता है। पाल वंश के जो अगले शासक आते हैं देवपाल उसके बाद और देवपाल और नागभट्ट जो द्वितीय होते हैं, इनके बीच संघर्ष चलता है। ठीक है, नागभट्ट जो द्वितीय था उनका शासनकाल 800 से 833 ईस्वी तक था, और जो देवपाल थे उनका 810 से 850 ईस्वी तक शासनकाल था। तो इस बीच इनमें आपसी संघर्ष हुआ, तो उसके बीच युद्ध हुआ। बट इसके बीच युद्ध जब हुआ तो इसका कोई एक तरीके से साक्ष्य प्राप्त हुआ नहीं है, इसलिए इसके विषय में संशय उत्पन्न होता है। कोई इसके विषय में जानकारी नहीं मिलती है कि इनके बीच में युद्ध हुआ भी है या नहीं, देवपाल और नागभट्ट द्वितीय के बीच। आगे हम देखते हैं बादल अभिलेख के अनुसार देवपाल नागभट्ट के मध्य संघर्ष नहीं हुआ था। इस अभिलेख के माने तो इनके बीच कोई युद्ध नहीं हुआ था। आगे हम देखते हैं, अब हम देखते हैं इसमें हम देखते हैं पाल शासक देवपाल, प्रतिहार शासक मिहिर भोज,
मिहिर भोज मिहिर भोज और राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष एवं कृष्ण द्वितीय के विषय में देखते हैं। तो देखते हैं 836 ईस्वी में क्या होता है कि 836 ईस्वी में अपने पिता रामभद्र को मारकर मिहिर भोज जो था, जो कि प्रतिहार शासक का एक महत्वपूर्ण शक्तिशाली शासक था, उसने प्रतिहार वंश का शासक बना एक तरीके से। तो 836 ईस्वी में क्या होता है, अपने पिता रामभद्र को मारकर मिहिर भोज प्रतिहार वंश का नया शासक बनता है। और उसने क्या किया, इसकी जानकारियां कहाँ मिलती है, ये ग्वालियर अभिलेख है, उन्हीं में मिहिर भोज से संबंधित सारी जानकारियां मिलती हैं। तो मिहिर भोज ने सबसे पहले देवपाल पर युद्ध कर दिया, यानी पाल शासक देवपाल पर युद्ध किया और इसमें देवपाल जो होते हैं पराजित हो जाते हैं। ये ग्वालियर अभिलेख में बताया गया है। जबकि अगर देखें बादल अभिलेख में ये उल्टा बताया गया है, मिहिर भोज जो है वो पराजित हो जाता है देवपाल से। मिहिर भोज आक्रमण करते हैं देवपाल पर, बट पराजित हो जाते हैं मिहिर भोज। तो एक तरीके से देवपाल जब तक जीवित रहा था तब तक अपने राज्य क्षेत्र की रक्षा की और सफल नहीं हो सके एक तरीके से मिहिर भोज। तो ये बादल अभिलेख के माध्यम से और ग्वालियर अभिलेख की माने तो मिहिर भोज ने देवपाल को पराजित कर दिया था। तो इसमें ये अलग अलग साक्ष्यों के आधार पर यह संशय उत्पन्न हो जाता है कि कौन किसको जिताया। आगे हम देखते हैं अब अगला जो इसमें पॉइंट है, प्रतिहार शासक मिहिर भोज जो है, उसके बाद प्रतिहार शासक मिहिर भोज ने राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष पर आक्रमण कर दिया। यहां पर क्या होता है, अमोघ वर्ष पराजित हो जाता है। ठीक है, अमोघ वर्ष पराजित हो जाता है। उसके बाद जो प्रतिहार शासक मिहिर भोज थे उन्होंने उज्जैन पर विजय प्राप्त की। उत्तर पश्चिम में एक तरीके से इनके क्षेत्र में, यानी देखिए मिहिर भोज जो थे वो प्रतिहार शासक के बहुत ही शक्तिशाली शासक थे, बहुत ही प्रतापी शासक थे, इसलिए उन्होंने अपने राज्य क्षेत्र का भरपूर विस्तार किया हर दिशाओं में। तो उन्होंने उत्तर पश्चिम में सतलज नदी तक, उत्तर में हिमालय की घाटी तक तथा दक्षिण पश्चिम में नर्मदा नदी तट तक तथा पाल साम्राज्य की सीमा तक उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। उसके बाद क्या होता है, 878 ईस्वी में अमोघ वर्ष की मृत्यु हो जाती है। किसकी? अमोघ वर्ष की मृत्यु हो जाती है। अब जब अमोघ वर्ष की मृत्यु हो गई उसके बाद क्या होता है, उसका पुत्र जो है कृष्ण द्वितीय वो राष्ट्रकूट शासक अगला शासक बनता है। उसके बाद देखते हैं प्रतिहार शासक मिहिर भोज ने उस पर, यानी कि जो अगले शासक राष्ट्रकूट शासक अगले जो हुए कृष्ण द्वितीय पर आक्रमण कर देते हैं और वो भी पराजित हो जाता है। तो इस तरीके से हमने देख लिया कि जो मिहिर भोज थे, मिहिर भोज ने अपने पिता रामभद्र को मारकर 836 ईस्वी में नए शासक के रूप में प्रतिहार के नए शासक बने और उन्होंने ग्वालियर अभिलेख की माने तो उन्होंने देवपाल को पराजित किया। और बादल अभिलेख में बताया गया कि उन्होंने कभी सफलता प्राप्त नहीं की, यानी युद्ध में मिहिर भोज देवपाल ने बल्कि मिहिर भोज को पराजित किया। और जब तक देवपाल जीवित थे वो कभी भी सफल नहीं हुए अपने क्षेत्र विस्तार में। आगे देखते हैं प्रतिहार शासक मिहिर भोज एक तरीके से उन्होंने फिर युद्ध कर दिया राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष पर और यहाँ पर अमोघ वर्ष पराजित हो जाते हैं। उन्होंने उज्जैन पर विजय प्राप्त की और अपने साम्राज्य का विस्तार किया उत्तर पश्चिमी सतलज नदी तक, उत्तर में हिमालय की घाटी तक तथा दक्षिण पश्चिम में नर्मदा नदी तट तक और पाल साम्राज्य की सीमा तक अपने क्षेत्र का विस्तार किया। वर्ष की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, उसका पुत्र अमोघ वर्ष का पुत्र कृष्ण द्वितीय अगला शासक बनता है राष्ट्रकूट शासक का। और उसके बाद क्या होता है, प्रतिहार शासक चूंकि मिहिर भोज का शासनकाल उस समय चल रहा था और इस समय जो अगले शासक बने राष्ट्रकूट के वो कृष्ण द्वितीय थे। तो इनमें आपसी में युद्ध हुआ और मिहिर भोज ने इन पर आक्रमण कर दिया कृष्ण द्वितीय पर और यहाँ पर पराजित हो जाते हैं कृष्ण द्वितीय। तो इस तरीके से हमने देख लिया। अब हम आगे देखते हैं और चीजें इसके विषय में। तो अब हम देखते हैं प्रतिहार शासक मिहिर भोज, महेंद्रपाल प्रथम एवं पाल शासक जो है नारायणपाल, विग्रहपाल और राष्ट्रकूट शासक जो है अमोघ वर्ष तथा कृष्ण द्वितीय, इनके विषय में देख। तो मिहिर भोज के समकालीन कौन कौन से थे, देखिए देवपाल, विग्रहपाल और नारायणपाल, ये पाल वंश के ये सारे जो शासक हैं ये समकालीन शासक थे। तो प्रतिहार शासक मिहिर भोज जो थे उन्होंने क्या किया, युद्ध किया सबसे पहले पाल शासक विग्रहपाल पर, जो कि इसमें विग्रहपाल पराजित हो जाते हैं। उसके बाद मिहिर भोज ने फिर अगला युद्ध किया नारायणपाल पर, तो नारायणपाल भी पराजित हो जाते हैं। ठीक है, तो इसके बाद क्या होता है, राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष जो है उन्होंने युद्ध कर दिया पाल शासक नारायणपाल पर। तो जैसे उन्होंने नारायणपाल पर युद्ध किया तो वो वहां पर नारायणपाल जो होते हैं पराजित हो जाते हैं। और क्या होता है, राष्ट्रकूट शासक जो अमोघ वर्ष थे उन्होंने अंग बंग मगध वेंगी के राजा इनको अपने अधीन कर लिया था अमोघ वर्ष ने। ठीक है, तो ये चीजें हैं। आगे हम अब देखते हैं प्रतिहार शासक महेंद्रपाल। अब मिहिर भोज का शासनकाल जा चुका है, अब महेंद्रपाल का शासनकाल आ चुका है और पाल शासक नारायणपाल के इनके विषय में देखते हैं। तो देखिए 885 ईस्वी में क्या होता है, मिहिर भोज की मृत्यु हो जाती है। मिहिर भोज का शासनकाल कब से कब था, तो मिहिर भोज का शासनकाल जो हम जानते हैं एक तरीके से मिहिर भोज का शासनकाल अगर देखें तो लगभग 836 ईस्वी में जो कि शासनकाल उन्होंने बनाया था, 836 ईस्वी में उन्होंने बैठा था गद्दी पर और लगभग 885 ईस्वी तक उन्होंने अपना शासन चलाया और 885 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो जब इनकी मृत्यु हो जाती है एक तरीके से, तो मृत्यु के बाद
प्रतिहार शासक महेंद्र पाल प्रथम जो थे उन्होंने युद्ध किया, उन्होंने आक्रमण कर दिया नारायण पाल पर, और नारायण पाल यहाँ पर पराजित हो जाते हैं। ठीक है, नारायण पाल पराजित हो गए। अब उसके बाद यहाँ पर जैसे ही पराजित हुए तो इसको यहाँ पर महेंद्र पाल को क्या हुआ, महेंद्र पाल ने मगध उत्तरी बंगाल छीन लिया था तो इनसे नारायण पाल से, तो नारायण पाल से बंगाल क्षेत्र का उत्तरी बंगाल और मगध के क्षेत्र को छीन लिया था। किंतु बाद में पुनः क्या होता है कि जो इन्होंने नारायण पाल ने पुनः अपने अधिकार में कर लिया था बंगाल को। तो ये चीजें हैं। आगे हम देखते हैं अब इसमें अगला जो पॉइंट है इसमें हम देखें तो प्रतिहार शासक महिपाल प्रथम, प्रतिहार शासक महिपाल प्रथम, राष्ट्रकूट शासक इंद्र तृतीय, राष्ट्रकूट शासक इंद्र तृतीय तथा पाल वंश के छोटे छोटे शासक जो हुए इनके विषय में हम देखते हैं। तो देखिए राष्ट्रकूट शासक इंद्र तृतीय जो कि इनका शासनकाल 914 से 922 ईस्वी तक, कब से 914 से 922 ईस्वी तक इनका शासनकाल था। इंद्र एक तरीके से इंद्र तृतीय का शासनकाल। आगे हम देखते हैं इसमें। उसके बाद इन्होंने आक्रमण कर दिया किसके पर, प्रतिहार शासक। उस समय प्रतिहार के शासक कौन थे, महिपाल प्रथम, महिपाल प्रथम थे। ये किसके शासक थे, ये प्रतिहार के थे, प्रतिहार शासक थे। इन पर आक्रमण कर देते हैं इंद्र तृतीय ने, बट यहाँ पर क्या होता है, इंद्र तृतीय एक तरीके से पराजित हो जाते हैं और यहीं से एक तरीके से क्या होता है, ये प्रतिहार वंश की पतन शुरू हो जाता है। ये अवनति का काल कहा गया, अवनति काल, यहीं से प्रतिहार शासकों का अंत होना शुरू हो जाता है। बाद में राष्ट्रकूट जो थे दक्षिण वापस लौट गए, जिससे प्रतिहारों ने पुनः कन्नौज पर अधिकार कर लेते हैं। और चूंकि ये वापस चले राष्ट्रकूट जो शासक थे वो आक्रमण करके जीत कर वो वापस आ जाते थे। फिर बाद में क्या होता था कि जो प्रतिहार शासक थे जो उनका क्षेत्र गया था वो पुनः अधिकार अपने क्षेत्र में ले लेते थे। आगे हम देखते हैं, और इसकी जानकारी अगर देखा जाए इन सभी की तो ये खजुराहो अभिलेख से मिलती है। किस अभिलेख से, खजुराहो अभिलेख से। आगे हम देखते हैं महिपाल प्रथम के विषय में देखें तो महिपाल प्रथम जो कि प्रतिहार शासक हैं और राष्ट्रकूट शासक जो हैं इंद्र तृतीय के उत्तराधिकारी, इनके बाद के जो उत्तराधिकारी हैं उनके विषय में देखें तो 922 ईस्वी में क्या होता है कि इंद्र तृतीय की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि 914 से 922 ईस्वी तक इनका शासनकाल था। उसके बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। तो राष्ट्रकूट के निर्बल शासक अमोघ वर्ष द्वितीय हुए गोविंद चतुर्थ को किसने पराजित किया, महिपाल ने, जो कि प्रतिहार शासक महिपाल प्रथम ने उनको पराजित कर दिया, राष्ट्रकूटों के शासकों को पराजित करता गया और यहीं से राष्ट्रकूट भी धीरे धीरे पराजित होने लगे। राष्ट्रकूट शासक, उसके बाद क्या होता है, राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय ने युद्ध किया प्रतिहार शासक महिपाल प्रथम पर। उसके बाद क्या होता है, कृष्ण तृतीय एक शक्तिशाली शासक होता है जो प्रतिहार शासक कृष्ण तृतीय पर आक्रमण करता है और यहाँ पर प्रतिहार शासक महिपाल प्रथम जो होते हैं वो पराजित हो जाते हैं। क्या होता है, ये पराजित हो जाते हैं और इनसे क्या होता है कि कृष्ण तृतीय ने प्रतिहारों से कालिंजर जो है और चित्रकूट छीन लिया। और उसके बाद क्या होता है, लेकिन कृष्ण तृतीय जो है बाद में दक्षिण वापस चले जाते थे पुनः अपने राज्य क्षेत्र में। अंततः उन्होंने एक तरीके से फिर वो अपने क्षेत्र को स्थापित कर लेते थे और अंततः कन्नौज पर गुर्जर प्रतिहारों का अधिकार हुआ। तो याद रखना, इस संघर्ष का परिणाम जो हुआ, रिजल्ट आया, फाइनली उन्होंने यानी कि गुर्जर प्रतिहारों ने एक तरीके से कन्नौज पर अपना अधिकार किया। तो इसका रिजल्ट यही हुआ कि कन्नौज पर अधिकार प्रतिहारों ने किया। आगे देखते हैं संघर्ष की समाप्ति कैसे हुई, इसके विषय में हम देख लेते हैं। संघर्ष की समाप्ति हुई कैसे आखिर, तो इसमें हम देखते हैं महेंद्र पाल प्रथम जो है, यहाँ पर देखिए प्रतिहार शासक महेंद्र पाल प्रथम की मृत्यु जब हुई उसके बाद कोई ऐसा अन्य प्रतिहार राजा नहीं हुआ जो शक्तिशाली होता है एक तरीके से। उसके बाद 946 ईस्वी से 1036 ईस्वी तक प्रतिहार वंश में छोटे छोटे राजाओं ने शासन किया और अपने किसी तरीके से प्रतिहार वंश को चलाते रहे। ठीक है, तो उसके बाद देखते हैं यह सब राजा समस्याओं में से एक तरीके से उलझे रहते थे, लड़ते रहते थे। ये जितने भी छोटे छोटे सामंत हैं, ये छोटे छोटे राज्य हैं, वो आपस में लड़ते ही रहते थे। तो इस कारण से कोई एक शक्तिशाली राजा नहीं हुआ। उसके बाद देखते हैं महमूद गजनवी। उसके बाद क्या होता है, महमूद गजनवी के आक्रमणों ने प्रतिहार शासक की नींव जो थी उसको पूरी तरीके से हिला दी, अस्त व्यस्त कर दी, पूरा एक तरीके से नष्ट कर दिया और 1036 ईस्वी तक प्रतिहारों का शासन समाप्त हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से प्रतिहार वंश की समाप्ति हो गई। आगे हम देखते हैं अब पाल वंश कैसे समाप्त हुए उसके देख लेते हैं। तो इस काल में पाल वंश अत्यंत दुखदायी था। उन्होंने राष्ट्रकूटों एवं प्रतिहारों से कोई संघर्ष नहीं किया इस समय के काल में। लगभग 900 के बाद कोई बहुत ज्यादा युद्ध उन्होंने इस पर यानी त्रिपक्षीय संघर्ष में हिस्सा नहीं लिया। तो एक तरीके से वे चंदेलों और कलचुरियों से ही लोहा लेते रहे और एक तरीके से उन्हीं से संघर्ष होता रहा और यहाँ पर फाइनली वे भी एक तरीके से पराजित हो जाते, पाल वंश भी। आगे हम देखते हैं, तो आगे हम और चीजें देखते हैं इसमें जो आगे पॉइंट है।
और उसके बाद अगर देखें तो राष्ट्रकूट कैसे अंत हुआ राष्ट्रकूटों का, तो कल्याणी के जो चालुक्य तैलप द्वितीय हैं, उन्होंने 973 ईस्वी में कर्क को हराकर, जो कि राष्ट्रकूट के अंतिम शासक के बाद एक छोटे शासक हुए, वो कर्क को हराकर राष्ट्रकूट एक तरीके से राष्ट्रकूट राज्य पर अपना अधिकार कर लिया और कल्याणी के चालुक्य वंश की नींव रखी थी और यहीं से राष्ट्रकूट वंश की समाप्ति हो जाती है। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमने देख लिया। तो इस तरीके से पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट वंशों का अंत हो गया और इसका रिजल्ट यही निकला कि अंततः उन्होंने गुर्जर प्रतिहारों ने कन्नौज पर अधिकार किया था। आगे देखते हैं त्रिकोणीय संघर्ष की मुख्य कारण क्या थे। तो पहला हमने बताया कन्नौज पर लोग अधिकार करना चाहते थे, जितने भी शासक थे। इसमें कन्नौज जो है एक गंगा और यमुना नदी के बीच की स्थित एक उपजाऊ क्षेत्र था तथा उत्तर भारत की शक्ति का केंद्र था। ठीक है, जो राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं से परिपूर्ण था और हर एक शासक चाहता था कि यहाँ पर हम अधिकार कर लें, जिससे हम संपूर्ण भारत को अपने नियंत्रण में रख सकें। आगे देखते हैं उत्तर भारत पर सैनिक वर्चस्व स्थापित करने के लिए जिससे संपूर्ण भारत पर अधिकार किया जा सके, सत्ता स्थापित किया जा सके या हो सके। आगे हम देखते हैं परिणाम क्या आया इसका। तो देखिए कन्नौज पर आधिपत्य को लेकर लगभग 200 वर्षों तक संघर्ष चला। 200 वर्षों तक संघर्ष युद्ध होता है। 8वीं शताब्दी से स्टार्ट हो जाता है और 10वीं शताब्दी तक ये संघर्ष चलता रहता है और अंतिम सफलता एक तरीके से गुर्जर प्रतिहारों को मिली। तो इस तरीके से हमने देख लिया त्रिपक्षीय संघर्ष के विषय में। और इस सब एक तरीके से जानकारी देखा जाए तो अरब यात्री अल मसूदी जो है, वो अल मसूदी ने प्रतिहारों, राष्ट्रकूटों, पालों के त्रिपक्षीय संघर्ष का वर्णन किया है। और कई सारे अभिलेख हमने बताया, जिसमें बादल अभिलेख, खालिमपुर अभिलेख, ग्वालियर अभिलेख, इस तरीके से हमने कई सारे अभिलेख बताए, जिससे हमें प्रतिहारों के और राष्ट्रकूटों और एक तरीके से पालो, इन तीनों के बीच जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुए उसकी जानकारियां हमें इनसे हमें मिलती है। जैसे हमने देखा एक तरीके से कि यहाँ पर हमने संपूर्ण चीजें देख ली है। त्रिपक्षीय संघर्ष से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं, उन प्रश्नों को आप इजीली आंसर दे पाएंगे, क्योंकि हमने हर एक टॉपिक को इसमें कवर करने की कोशिश की है, जो भी आपके एग्जाम में इससे प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, तो आप निश्चित तौर पर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए 1-2 बार। आप अपने एग्जाम में इस यूनिट से जो भी प्रश्न बनेंगे, उन प्रश्नों का आप इजिली आंसर दे पाएंगे। तो आई होप दैट कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर करें, ताकि उन्हें भी इस वीडियो से हेल्प हो सके। और हम जल्दी मिलते हैं इसी तरीके से नए वीडियो के साथ। यूनिट नंबर 6 में हम मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हाँ, अगर आप इन सभी वीडियोस को देखना चाहते हैं, यानी कि यूनिट 1, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5, इस तरीके से जितनी भी हमने अब तक उत्तर भारत की राजनीति के इतिहास से संबंधित हमने वीडियोस बनाई है, अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर आपको एक प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। आप उस प्लेलिस्ट की लिंक पर जैसे ही क्लिक करेंगे, आप उस प्लेलिस्ट में देखेंगे इस सारी वीडियोस बहुत ही व्यवस्थित क्रम में यूनिट बाय यूनिट आपको देखने को मिल जाएगी। आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो में इतना ही। हम जल्द ही मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।